आज हम लेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का भाग 4। और इसमें हम विशेषकर बाह्य क्षेत्र में आवेश की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहला पॉइंट है बाह्य क्षेत्र में आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक सिंगल आवेश को रखेंगे तब उसकी ऊर्जा कितनी होगी, अगर दो आवेश को रखेंगे तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब पहला लेते हैं एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा मतलब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तब इसीलिए लेते हैं माना विद्युत क्षेत्र ई क्षेत्र के अलग अलग बिंदुओं पर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। और इस क्षेत्र के बिंदु P पर एक Q आवेश रखा गया है, तब आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में उसी कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया है। एक विद्युत क्षेत्र है E और यहाँ पर एक पॉइंट P है और इस पर क्या है, प्लस Q आवेश को रखा गया है। अब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम अनंत से आवेश को लाते हैं, तो लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तब यहाँ पर लेते हैं माना बिंदु P पर विभव V है, हम इस बिंदु पर जो विभव है उसको V लेते हैं। तब Q आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा Q इंटू V। चूँकि V क्या है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य है, इसीलिए Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V होगा। और जैसे हम बतला चुके हैं कि जितना लाने में कार्य करना पड़ता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसीलिए P पर आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q इंटू V होगी। तब तो ये मूल सूत्र हो गया। लेकिन अगर हम इसी आवेश को P से Q या R अलग अलग बिंदुओं पर ले जाएंगे, तब ऐसी स्थिति पर क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर रहेगा उससे इसकी परिभाषा को देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन है, यदि Q आवेश को डेल भी विभवांतर में चलाया जाए, मतलब अब उसको अनंत से नहीं ला रहे हैं बल्कि विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तब इस स्थिति में उस आवेश द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा है उसको हम E की से दर्शाते हैं, और E के इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल V। ठीक, इसी तरह से इसको दूसरे शब्दों में भी हम परिभाषित करते हैं, डेल V विभवांतर में Q आवेश को त्वरित करने में प्राप्त की गई ऊर्जा E के बराबर होता है Q इंटू डेल V। अब आगे लेते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मात्रक। चूँकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक SI में क्या होता है, जूल, इसीलिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या आ जाएगा, जूल आएगा। अब इस जूल की हम परिभाषा देंगे, तो कैसे परिभाषा देंगे, यदि Q इक्वल टू एक कूलाम रखें तथा डेल V अर्थात विभवांतर को 1 वोल्ट लें, तब E के इक्वल टू क्या होगा, 1 गुणित 1, क्योंकि सूत्र हमारे पास क्या है, E के इक्वल टू Q इंटू डेल V है, तब इसीलिए 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 जूल, अर्थात हमारे लिए जो ऊर्जा मिला वो 1 जूल मिला। तब परिभाषा क्या हो जाएगा, 1 कूलम आवेश को 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा 1 जूल होती है। इस तरह से यहाँ पर जूल की परिभाषा विद्युत के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है। दूसरा बात यहाँ पर आ जाता है कण भौतिकी। कण भौतिकी में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम EV से दर्शाते हैं। और अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसकी परिभाषा हम देंगे, तब 1 वोल्ट विभवांतर में त्वरित एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर एक जो इलेक्ट्रॉन है वह 1 वोल्ट के विभवांतर पर गति करती है, गमन करती है, तब उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तब हमारे पास जो सूत्र मिला है E के इक्वल टू Q इंटू डेल V से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या आ जाएगा,
आवेश को कितना रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्यू की जगह इतना रख दिए। और विभवांतर, तो यहाँ पर क्या कहा गया है 1 वोल्ट के विभवांतर, इसीलिए यहाँ पर इस भी की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। हल करने पर क्या मिल जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। और चूंकि ऊर्जा का मात्रक जूल है तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर मिल जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब आगे लेते हैं हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात अभी जो पढ़े थे उसमें एक आवेश था। अब हम किसी भी विद्युत क्षेत्र में दो आवेश को रखते हैं तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तब इसके लिए शुरू करते हैं। माना विद्युत क्षेत्र ई में ए व बी पर दो आवेश Q1 और Q2 है, तब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो जैसे डायग्राम में हम दिया गया है, बिंदु ए है, यहाँ पर Q1 आवेश है और बिंदु बी है, यहाँ पर Q2 आवेश है। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि बिंदु ए पर जो विभवांतर है V1 है और बिंदु बी पर जो विभवांतर है वो V2 है। तब यहाँ पर आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना कार्य होगा, तो W1 = Q1 V1। सिंपल सूत्र है, उसके अनुसार ले आते हैं हम इसको। अब आगे यहाँ पर लेते हैं Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो Q2 को लाते हैं तब यहाँ पर एक तो यहाँ पर विभवांतर V2 है, उसके कारण कार्य करना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पर आवेश Q1 ला चुके हैं, इसके कारण भी यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए W2 बराबर मिल जाता है Q2 V2 + 1/4πε0 Q1 Q2 R1 R2, जहाँ R1 R2 क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर W1 + W2 होगा। और इस तरह से हम देखेंगे तब U का मान, तो W1 का मान रख दिए और W2 का मान रख दिए, तब इस तरह से जो दो आवेशों के जो निकाय है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वह U बराबर होगा Q1 V1 + Q2 V2 + 1/4πε0 Q1 Q2 R12। अब हम लेते हैं चालक स्थिर वैद्युतिकी। कहने का तात्पर्य है चालक जो है इस पर आवेश देंगे या विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब इसका व्यवहार क्या होगा, ये किस तरह की व्यवहार करती है, चालक के अलग अलग स्वरूप पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, ये किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम, चालक स्थिर वैद्युतिकी। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, चालक नहीं था, कुचालक था और उस पर आवेश देते थे, उसका व्यवहार को अध्ययन करते थे। लेकिन इस चैप्टर में, इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे, चालक के ऊपर केंद्रित रहेगा। तब यहाँ पर पहली पॉइंट इस पर लेते हैं, चालक में स्वतंत्र एवं बद्ध आवेश। तो चालक में अगर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है फिर भी वहाँ पर क्या होती है, स्वतंत्र और बद्ध आवेश होता है। तो कौन स्वतंत्र आवेश है और कौन बद्ध आवेश है, इसके लिए हम लेते हैं चालक जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं, धन आवेश रहते हैं और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं पर चक्कर लगाते रहते हैं। चूँकि पास या अंदर वाले जो कक्ष होते हैं वह क्या होती है, नाभिक पर उपस्थित प्रोटॉन के आकर्षण बल के द्वारा बना रहता है, किंतु बाह्य कक्ष, अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, उस पर भी आकर्षण बल लगता है, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी सी फ्री होती है। तब इस तरह से बाह्य कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, मुक्त आवेश कहते हैं। लेकिन आंतरिक कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर परिभाषित कहा गया है, चालकों में जो इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्ष में उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर गति नहीं करती, उसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा जो इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में उपस्थित विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगती है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो ये क्या होती है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि विद्युत धारा क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम, चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये कथन है, यहाँ पर कोई भी चालक रहेगा तब उसके अंदर क्या होती है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, चाहे उसको हम आवेशित करें या न करें। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, यदि विद्युत क्षेत्र है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव करेंगे तथा उसमें गति होगी, विद्युत धारा बहेगी, किंतु स्थैतिक स्थिति में साम्य अवस्था में चालक के अंदर या पृष्ठ पर कोई विद्युत धारा नहीं होती, अर्थात हम क्षेत्र नहीं लगाए हैं या वहाँ पर आवेशित नहीं किए हैं, तब ऐसी स्थिति पर न तो पृष्ठ पर न ही अंदर कोई विद्युत धारा नहीं बहती, अतः चालक के अंदर क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अगला आ जाता है यहाँ पर, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। अगर हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, चालक को आवेश दे रहे हैं, तो आवेश देते हैं तो ये जो आवेश है उसके कारण चालक के जो पृष्ठ होगा उस पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र होगी, और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, चालक के सतह के अभिलंबवत होती है। जैसे यहाँ पर चालक की सतह को इस तरह से लेते हैं तब ई की दिशा इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर सतह ऐसा है तब इसके लंबवत इस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर है तो इस दिशा में हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। अगला हम उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हैं, किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है। कोई भी चालक है अगर उसको हम आवेश नहीं दिए हैं तब क्या हो जाएगा, उसके अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है। जैसे पहले जान चुके हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बावजूद भी परिणामी आवेश शून्य होता है, इसीलिए इस पॉइंट को दिया गया है। इसका प्रमाण क्या है, तो माना किसी चालक के आयतन V को घेरने वाला एक बंद पृष्ठ S है। हम कोई भी एक चालक लेते हैं, उस चालक के अंदर एक काल्पनिक आयतन लेते हैं V, और उस बंद पृष्ठ को घेरने वाला एक पृष्ठ होता है S है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E = Q/ε0, ये कहाँ से आया, गॉस के प्रमेय से आया। परंतु किसी आवेशित चालक के अंदर बंद वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। अब इसको हम आवेशित भी कर दें तो हम जानते हैं कि जो आवेश होता है वो चालक के सतह पर रहेगी, अंदर नहीं रहेगी, अतः आवेशित चालक के अंदर भी क्या रहेगी, जो बंद पृष्ठ लेते हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वहाँ पर शून्य होगा, अर्थात फाई E = 0 होगा। तब यहाँ पर इसी सूत्र में फाई E = 0 रखेंगे तब निश्चित रूप से Q = 0 होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश शून्य होता है। हाँ, इस बात पर यहाँ पर ध्यान रखना है, चालक पर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं हम। तब आवेश दिया वो सतह पर ही है और उसके अंदर, चालक के अंदर आवेश नहीं गया है, इसीलिए अंदर आवेश शून्य होता है। अगला पॉइंट लेते हैं हम, जो पहले बतलाए हैं उसी को कथन के रूप में यहाँ पर दिया गया है। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, अर्थात हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश अंदर नहीं जाती बल्कि उसके केवल और केवल सतह अर्थात पृष्ठ पर ही होती है। उसी को यहाँ पर दिया गया है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तब चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होती, अर्थात संपूर्ण आवेश उसके केवल और केवल पृष्ठ पर होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, किसी चालक के अंदर या उनके पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर नहीं होता। अब विभवांतर नहीं होता, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए लेते हैं हम, किसी चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र E = 0 होता है, ये हम पहले जान चुके हैं। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है,
जीरो होती है। अब चूंकि हमारे पास ई और डी भी अर्थात विभवांतर में संबंध है, क्या होता है, वेक्टर ई इजिकल टू डी वी अपान डी एक्स एन कैप। अगर ऐसा हम सूत्र, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ये माइनस चिन्ह के साथ होता है, तब इस स्थिति में क्या होगा, अगर ई इजिकल टू जीरो होगा तो निश्चित और निश्चित रूप से डी भी इजिकल टू जीरो होगा, अर्थात विभवांतर शून्य होगी। हाँ, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना, विभवांतर शून्य है, न कि विभव शून्य है। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है, विभवांतर शून्य है, डी भी इजिकल टू जीरो रखा गया है, तो भी इजिकल टू नियतांक आता है, गणितीय नियम से भी देखें तो, तब निश्चित रूप से यहाँ पर जो विभव होगा वह शून्य नहीं होगी बल्कि निश्चित नियत रहेगी। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है विभव शून्य नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि हम आवेशित किए हैं तब क्या होगा, विभव शून्य नहीं होगी। और तब विभव कितना होगा, तो किसी चालक के अंदर विभव उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होती है। यहाँ पर जो विभव है वह चालक के जो सतह पर जितना विभव होगा उतना होगा और शून्य नहीं होगी। हाँ, लेकिन यदि चालक को आवेशित नहीं किए हैं उस अवस्था पर विभव भी शून्य होगा। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर अंतर को समझना है। अब अगला पॉइंट हमारा है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वह होता है वेक्टर ई इजिकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो एन कैप। कहने का अर्थ है कोई भी अगर चालक को हम आवेशित करते हैं तब उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तो होता है, लेकिन कितना होता है, तब वहाँ पर इस सूत्र को दिया गया है वेक्टर ई इजिकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो एन कैप। कहने का अर्थ है यहाँ पर सिग्मा जो होगा वह क्या होगी, जो आवेशित चालक है उसके पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। और एन कैप क्या है, पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश। अब पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है तब ही इसकी दिशा अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी, वह किस पर निर्भर करेगी, जो हम आवेश दिए हैं वह धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है। यदि धनात्मक आवेश रहेगा तब क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर, और अगर ऋणात्मक आवेश दिए हैं तब अंदर की ओर। इसीलिए यहाँ पर अभी केवल एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश। तब ये सूत्र कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति यहाँ पर देना है, तो व्युत्पत्ति या प्रमाण के लिए हम आगे चलते हैं। तब इसके लिए हम क्या लेते हैं, माना किसी आवेशित चालक के पृष्ठ एस पर एक बिंदु P है और चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अर्थात हमने क्या लिए, एक चालक ले लिए इस तरह का, और इस चालक का जो सरफेस है, पृष्ठ है, वह क्या है, एस है। एक हम आवेशित चालक लिए हैं और उसके पृष्ठ एस पर विचार करते हैं। तब इस जो पृष्ठ है इस पर हम क्या जानना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा। तब मान और दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। तब यहाँ पर सतह पर ठीक एक बिंदु P है, तब बिंदु P ले लिए हम। अब बिंदु P के परितः हम क्या लेते हैं, एक ds अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक छोटा सा बेलन लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिए हम, इसका ds, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद है, नीचे भी अनुप्रस्थ परिच्छेद ds रहेगा, और ये बिंदु क्या है, ठीक सतह पर है। और जो इस बेलन को लिए हैं उसकी क्या है, ऊंचाई नगण्य है। तब यहाँ पर आपको कल्पना करना है बिंदु सतह पर है, तब क्या होगा, जो बेलन, काल्पनिक बेलन जो लिए हैं उसका आधा भाग सतह के बाहर है और आधा भाग सतह के अंदर है। ठीक, तो इसी को लेते हैं, बेलन का आधा भाग पृष्ठ के ऊपर और आधा भाग पृष्ठ के अंदर है। अब यहाँ पर विचार करते हैं, चालक के पृष्ठ के ठीक अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जैसे हमने पहले भी बतला चुके हैं इस पॉइंट को कि हम चालक को आवेशित भी कर देते हैं तो पर भी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, कोई वहाँ पर क्षेत्र नहीं होती। लेकिन ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र E होगा
और जो हम ds क्रॉस सेक्शन लिए हैं उसका लंबवत होगा। इसीलिए कहा गया है गॉसियन पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट के लंबवत है। तो कहने का अर्थ है ये जो ऊपरी अनुप्रस्थ काट है इसके लंबवत क्या है, विद्युत क्षेत्र ई है। तब यहाँ पर क्या होता है, इस पृष्ठ को 3 भाग में बांटेंगे, ऊपर वाला अनुप्रस्थ परिच्छेद, नीचे वाला अनुप्रस्थ परिच्छेद, और ये क्या है, वक्रीय पृष्ठ। तो वक्रीय पृष्ठ के क्या होगा, ये अनुदिश हो गया, तो इसीलिए वक्रीय पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होता है। चूंकि अंदर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो नेट या कुल विद्युत फ्लक्स केवल और केवल जो ऊपर ds अनुप्रस्थ परिच्छेद है उसी से बद्ध होगा। अतः क्या हो जाएगा, बेलन से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई इजल टू लेंगे, तब क्या होगा, वेक्टर ई डॉट ds, वेक्टर ds। अब यहाँ पर लेंगे तब ई ds cos 0। तो यहाँ पर देखो ये तो पृष्ठ के लंबवत है, लेकिन 0 क्यों लिखे, तब जो कि पृष्ठ की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत होता है। तब यहाँ पर क्या हो जाती है, ई और ds दोनों की दिशा सेम हो जाता है, एक दिशा में हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर cos 0 लिया गया है और cos 0 का मान 1 होता है, इसीलिए फाई ई इजगल टू क्या हो जाता है, ई इंटू ds। तो इस तरह से हम जो बेलन लिए उससे बद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ई इंटू ds आया। तो ये तो हम विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है और उसके आधार पर हमने किसको परिभाषित किया है, विद्युत फ्लक्स को, और विद्युत फ्लक्स की जो मूल परिभाषा है उसके आधार पर हमें जो बेलन से बद्ध विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र मिल गया। लेकिन हम इसको और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो वो तरीका कौन है, गास का प्रमेय। इसीलिए गास के प्रमेय से बद्ध विद्युत फ्लक्स लेंगे तब फाई इजगल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होगा, जहाँ क्यू क्या होगा, बेलन के अंदर कुल आवेश होगा। तब हम देखते हैं कि बेलन के अंदर कुल आवेश कितना है। तो बेलन के अंदर कुल आवेश कितना है, तब यहाँ पर हम डायग्राम को केंद्रित करते हैं। तब ये जो पृष्ठ है, यहाँ पर जो पृष्ठ है वहाँ पर आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश है। ये क्या है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा है, इसी को हम आवेश घनत्व कहते हैं। तब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर इतनी ही क्षेत्रफल पर हम आवेश है उसको इस बेलन के अंदर लेंगे, तो ds क्षेत्रफल पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल आवेश q इजगल टू सिग्मा इंटू ds होगा। तो निश्चित रूप से हम ले सकते हैं q इजगल टू सिग्मा इंटू ds। तब इस तरह से जो फाई ई होगा, अर्थात बेलन से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई इजगल टू सिग्मा ds अपान एप्सिलॉन 0, अर्थात q की जगह क्या रख दिए, सिग्मा ds। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमने क्या किया, बेलन से बद्ध विद्युत फ्लक्स दो तरीके से निकाला है, लेकिन बेलन से बद्ध विद्युत फ्लक्स चाहे कितने भी तरीके से निकालें, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। इसीलिए समीकरण 1 और 2 को बराबर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर लेते हैं, तब क्या मिल जाता है, ई ds इजगल टू सिग्मा ds अपान एप्सिलॉन 0। तो ds कैंसिल हो जाती है और हमें ई इजगल टू मिलता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हमें सूत्र मिल गया ई इजगल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सदिश रूप में लिखेंगे तब वेक्टर ई इजगल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 एन कैप। तब एन कैप क्या है, यहाँ पर चालक के पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश, ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर जो एन क्या है, पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है, इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी। इसके लिए हम कंडीशन को लेते हैं, स्थिति पहला, यदि चालक धन आवेश से आवेशित है, प्लस चार्ज है वहाँ पर, तब सिग्मा को हम क्या कर लेते हैं, बड़ा है 0 से, धनात्मक है इसीलिए। तब इस स्थिति में जो वेक्टर ई इजगल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 एन कैप है, इसमें एन कैप की दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि हम जानते हैं धन आवेशित जो वस्तु है, धनात्मक आवेश है, वहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है। दूसरा स्थिति लेती हैं, यदि चालक ऋण आवेशित है, अर्थात ऋण आवेश से आवेशित किया गया है, तब सिग्मा क्या हो जाएगा,
छोटा होगा 0 से, ऋणात्मक है ये। तभी इस स्थिति में जो हमें सूत्र मिला है वेक्टर ई इजकल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 एन कैप, इसमें जो एन कैप की दिशा होगी तल के लंबवत तो होगी ही होगी, लेकिन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि हम जानते हैं ऋण आवेशित जो वस्तु है उस पर बल रेखाएं जो होती है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर से आकर अंदर की ओर जाती है। तब इस तरह से यहाँ पर एन कैप की दिशा को आप निर्धारित कर सकते हैं। अब आगे लेते हैं, चालक के पृष्ठ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व भिन्न भिन्न हो सकता है। अर्थात यदि हम ऐसा चालक लेते हैं जिसका सतह अलग अलग आकार का है, चालक तो एक ही है लेकिन उसका अलग अलग साइड अलग अलग है, कहीं कोण है कहीं समतल है, इसी को कहा गया है चालक के पृष्ठ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व भिन्न भिन्न हो सकता है। तब यहाँ पर आवेश घनत्व के लिए सिग्मा इजिकल टू सूत्र दिया जाता है Q अपान ए, तो Q अपान ए देते हैं। तब यहाँ पर जो सिग्मा किसके अनुक्रमानुपाती हो गई, क्षेत्रफल के, अर्थात क्षेत्रफल अधिक होगा वहाँ पर आवेश का जो डेंसिटी है घनत्व है वो कम हो जाएगी, और अगर क्षेत्रफल कम है तब आवेश घनत्व कम हो जाएगा। तब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक और सपाट भाग में क्या होगा, पृष्ठ घनत्व कम होगा। ऐसा क्यों कह दिए हम, चूंकि जो सपाट भाग होता है उसका क्षेत्रफल अधिक होती है, जबकि नुकीले जो सिरे होते हैं वहाँ पर क्या होती है, क्षेत्रफल कम हो जाती है।